नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और खास मुलाकात कार्यक्रम में आज जिस मेहमान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद जी। सर, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से आपने कांग्रेस को छोड़ा और आपने एक नई पार्टी बना दी, क्या जरूरत पड़ गई कि नई पार्टी बनानी पड़ी और इस वक्त किस तरह से पार्टी को स्टैंड कर रहे हैं? नई पार्टी का सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और आपके चैनल का। ठीक है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी और बहुत अच्छा पास रहा, उसका अच्छा रोल भी रहा है, लेकिन कुछ अरसे से पार्टी बहुत कमज़ोर होती जा रही थी और हमारे ठीक कैसे की जाए उसके लिए अंदर ही हमारी पार्टी में ज़बरदस्त डिस्कशन चल रहे थे। और जब हमें कोई वे फॉरवर्ड नहीं लगा तो हमारे बहुत सारे साथी मिले, तब मैं लीडर अपोजिशन ही था और मुझे मिलते थे कि भाई हम यहाँ तो अंदर थक गए, अब कुछ नया ढांचा बनाना चाहिए। और नए ढांचे बनाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन हमको जल्दी इसलिए आ गई कि शायद नेशनल लेवल पे बहुत सारे हमारे साथी चाहते थे कि हमें टाइम दिया जाए, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्दी होने वाले थे तो हमने कहा कि शायद विलम्ब होगा नेशनल लेवल पे पार्टी बनाने का, तो जम्मू कश्मीर में तुरंत बनाई जाए और इलेक्शन के बाद पार्टी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमने शुरुआत, लेकिन अभी तक तो नाम भी डिसाइड नहीं हुआ है, नाम को लेकर भी कश्मकश चल रही है। नाम के बारे में शायद बहुत सारे सोशल मीडिया वाले भी लिखते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी टिप्पणी करते हैं, तो उसका शायद जानकारी नहीं है हमारे बहुत सारे साथियों को कि कई अरसे से बहुत पार्टियां, एक मशरूम पार्टीज़ बन रही थी, नंबर ग्रो हो रहा था हज़ारों की तादाद में, और जिस पे खर्चा भी आता है। इलेक्शन कमीशन ने अच्छा किया कि भाई एक एक आदमी की पार्टी भी है, दो दो आदमियों की पार्टी भी है, उनको जो भी मर्ज़ी आता है तो वो पार्टी बना लेता है। इसको ज़रा सख्त किया जाए। यही वजह है कि कुछ महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 1500 पॉलिटिकल पार्टीज़ को डी रिकॉग्नाइज किया कि वो उनको मानता अब नहीं है इलेक्शन कमीशन की, और नई जो पार्टी बनेगी उनके लिए सख्त कानून बनाए। और उस सख्त कानून में हम शायद पहली पार्टी हैं जो उसकी लपेट में आ गए, जो उसको वो तमाम चीज़ें पूरी करनी है। तो उसमें अगर हमसे वो नाम लेते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया पूरे हिंदुस्तान में कि ये पार्टी, हमारी पार्टी का नाम यह है या ये सिंबल हमारी पार्टी का है, तो फिर इलेक्शन कमीशन कहती है ये नाम आप नहीं रख सकते। जैसे अभी पैंथर पार्टी उसको डी रिकॉग्नाइज हो गया, नहीं वो डी रिकॉग्नाइज हो गई। उसका कारण ये भी था कि उनका सिंबल और मुलायम सिंह जी का सिंबल एक ही था, तो किसी ने देखा नहीं था। अब ये भी देखते हैं कि सिंबल एक नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान में दो पार्टीज़ का इकट्ठे नहीं होना चाहिए, और साथ साथ ही नाम भी एक नहीं होना चाहिए। फिर हमने दूसरा नाम दिया तो वो भी किसी से मिल रहा था, अब तीसरा नाम दिया। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन बीच में देखती भी हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नाम सजेस्ट करे तो अगर कहीं से हिंदुस्तान से ऑब्जेक्शन आए कि ये हमारी पार्टी का नाम है, तो इलेक्शन कमीशन कह सकती है आप ये नाम नहीं रख सकते। यही कारण है कि 2-3 दफ़ा हमें नाम बदलना पड़ा। अब इलेक्शन कमीशन ने ही हमको नाम दिया है और उसके लिए हमने एडवर्टीज़मेंट दिया है, उसके इंतज़ार करेंगे कि किसी को अगर आपत्ति होगी तो। क्या लगता है सर कि अगर इतना डिले होता जाएगा तो जिन लोगों को पार्टी के साथ जुड़ना है, क्योंकि एक पार्टी का नाम होना सबसे पहले बहुत जरूरी है, मैं एक बात सिंबल होना जरूरी है। एक बात बताऊंगा, ये वो नॉन सीरियस पार्टी नहीं है, बड़ी सीरियस पार्टी है। शायद हिंदुस्तान की पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी कि जिसने आधा कैंपेन बगैर पार्टी के नाम के पी किया। मैंने 4 सितंबर को पहली मीटिंग जम्मू की और मेरे ख्याल में 1.5 महीने तक मैं तकरीबन 1000 डेलीगेशन को मिल चुका था जम्मू और श्रीनगर में, और शायद मैं 30 एक पब्लिक मीटिंग कर चुका था।
तो पूरे स्टेट में न किसी डेलीगेशन ने पूछा आपकी पार्टी का नाम क्या है और न किसी पब्लिक मीटिंग में पूछा। मतलब वो गुलाम नबी आजाद वो गुलाम नबी आज़ाद को जानते थे। यही वजह है कि जब मैं पार्टी का नाम उन सब डेलीगेशनों से पूछा तो तकरीबन 100% लोगों ने कहा कि हमने तो 2 महीने से आपका नाम ही नहीं पूछा आपकी पार्टी, हम तो आपके लिए आए हैं, तो इसीलिए हमने आज़ाद। तो सब ने कहा आप आज़ाद पार्टी रखो। मैंने कहा आज़ाद पार्टी रखूँगा तो वो ज़रा ज़्यादा ऑटोक्रेटिक लगता है, शख्सी राज लगता है, कुछ तो रखना पड़ेगा, इसलिए डेमोक्रेटिक रखना पड़ेगा। मतलब उससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद एक अपना नाम रखते हैं, अपना एक ओहदा रखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उन्हें किसी पार्टी के नाम की ज़रूरत नहीं थी, लोग अपने आप उनके साथ जुड़ते चले गए। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, जितने भी सीनियर लीडर्स थे उसमें से भी निकलकर वो लोग आपके साथ जुड़ गए। लेकिन आइडियोलॉजी क्या है पार्टी की, किस आइडियोलॉजी पर पार्टी काम कर रही है? देखो, आइडियोलॉजी न सिर्फ कांग्रेस की है, जितनी हमारी मेरे ख्याल में 90% रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजी सेकुलर आइडियोलॉजी। सेकुलर आइडियोलॉजी का मतलब है कि हम सब धर्मों पर विश्वास करते हैं, सब धर्मों को लेके चलते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध मत, ये सब हमारे भाई हैं, हमारा खून है। हाँ, और इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई कम्युनलिज्म नहीं है। ये मेरे ख्याल में कांग्रेस का था और अधिक तक रीजनल पार्टीज़ का, और वही मेरी आइडियोलॉजी है। मैंने अपने जीवन काल में स्टूडेंट लाइफ में तो स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया हूँ और फिर यूथ कांग्रेस से लेकर या पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिक्किम से गुजरात तक, और शायद चंद लीडरों में होऊंगा जिसने अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के आइलैंड में भी कैंपेन किया है पार्टीज़ के लिए। का आइलैंड में कोई जाता कैपिटल पर नहीं, मेरे ख्याल में 20-30 आइलैंड जो हैं छोटे छोटे, उनमें भी कैंपेन किया है। जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को छोड़ा, हाँ, तो इसलिए हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम, मेरे लिए हिंदू भी वैसा ही है, मुसलमान भी ऐसा ही है, सिख भी ऐसा ही है, कोई भेदभाव मतलब नहीं। सेकुलर तरीके से काम करे। गुलाम नबी आज़ाद ने जब कांग्रेस को छोड़ा, उस वक्त लोगों ने कहा कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर बेस्ड पार्टी नहीं बनाएंगे, नेशनल बेस्ड पार्टी बनाएंगे। मैंने बताया ना कि हम जब शुरू में मिले, कुछ ने साइन किया था, लेकिन इससे 10 गुना ज़्यादा थे जिन्होंने साइन नहीं किया। लेकिन उसमें जो हमारे कई साथी हैं जो चुप हैं या नहीं हैं, उन्होंने कहा जी हमें टाइम लगेगा, हमारा कोई लोकसभा में है, कोई राज्यसभा में है, हम ज़रा ये हो जाएंगे, कोई असेंबली में है, हमें टाइम लगेगा 1 साल। तो हमने कहा कि भाई हम अगर टाइम इंतज़ार करेंगे तब तक मेरा जो स्टेट बेस है वो तब तक इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो बाद में हम कुछ नहीं आपको दे पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हम पहले रीजनल पार्टी बनाएंगे, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा इलेक्शन, उसके बाद हम नेशनल पार्टी की बात करेंगे। ठीक है, मतलब नेशनल पार्टी बन सकती है? हाँ, बिल्कुल बन सकती है। बहुत हमारे साथी जो हैं पूरे स्टेट के हमारे साथ, वो नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सवाल सर ये है कि लोग कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी पार्टी की तरफ से भेजा गया है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वोट बैंक को तोड़ा जाए और बीजेपी को जीत हासिल कराई जाए। कितनी सच्चाई है? वो कमज़ोर लोग हैं जिनका बीजेपी से कोई न कोई संबंध रहा है, या तो बीजेपी ने बनाई है या बीजेपी के साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, या सेंटर में या स्टेट में, तो उनके लोग खिलाफ हैं। वो चाहते हैं गुलाम नबी आज़ाद को भी इसमें धकेल दो। हाँ, तो गुलाम नबी आज़ाद किसी पार्टी में न बीजेपी में गया था, न भी बीजेपी में जाएगा, और न बीजेपी न वोट कटवा हो सकता है। गुलाम नबी आज़ाद इतना कमज़ोर नहीं है और न उस पर कोई दाग है कि बीजेपी के डर से। बहुत सारे लोग बीजेपी के डर से, क्योंकि करप्शन केसेस हैं, करप्शन है, लूट मार किया है, इसलिए डर के जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद का हिंदुस्तान में 50 साल में ये कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि किसी का एक नया पैसा किसी से खाए। विपक्षी नेता कहते हैं कि इस उम्र में आकर कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन फिलहाल फिर भी अगर इतना बड़ा फैसला किया गया है। विपक्षी दलों के लिए तो मैंने पार्टी नहीं बनाई है, मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पार्टी बनाई है।
ये हाल जो जम्मू कश्मीर में है 8 साल से, जो पार्टी बनी थी एक नेशनल पार्टी और जिसने जम्मू सूबा स्वीप किया था, एक रीजनल पार्टी जिसने कश्मीर सूबा, मतलब 30 सीटें 60 सीटें थी उनके पास, और 11 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चला पाई। तो जब 87 सीटों में से 60 सीटें लेकर बीजेपी और पीडीपी 11 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चला सकती, तो उससे ये सिद्ध हो गया कि खाली विधानसभा में नंबर नहीं होना चाहिए, लीडर होना चाहिए। हमने भी कोalition चलाई, मैंने भी कोalition चलाई है। तो गुलाम नबी आजाद क्या मानते हैं कि उस वक्त यहाँ पर लीडर नहीं था? उसके बाद फिर सरकार बनी, वो भी 1 साल से ज्यादा नहीं चली। 60 मेंबर होकर अगर आप सरकार नहीं चला सकते तो उसमें मतलब है कि कहीं न कहीं लीडरशिप का और प्रोग्राम का और इच्छा सरकार चलाने की नहीं है। और उपलब्धि क्या हुई? उन 2 साल में सरकार बनी, कुछ नहीं हुई। और विपक्षी नेताओं ने भी आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती ने उस समय जो डिसीजन लिया, जो फैसला लिया, वो गलत था। आप क्या मानते हैं? वो गलत था। आज ये हालत नहीं होती। अगर मेरी सपोर्ट विड्रॉ नहीं की होती, आज की ये दुर्दशा जम्मू कश्मीर की नहीं होती। आज ये 5 साल से गवर्नर रूल और लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल नहीं होता। आज ये स्टेट डिवाइड नहीं होती, आज स्टेटहुड ख़त्म नहीं होती, आज यूटी ख़त्म नहीं होती। आज ये तमाम चीज़ें हैं कि जब एक कमज़ोर सरकार हो और न होने के बराबर सरकार हो तो तब चीज़ें ये हो गई। गुपकार अलायंस कहता है कि 370 और 35 को वो वापस लाएगा। मेरे वक्त में शांति थी, अमन था, ट्रिपल शिफ्ट चल रही थी, डबल शिफ्ट चल रही थी। आज आधा जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी, हरियाणा, हिमाचल विंटर के लिए जा रहा है काम करने के लिए। मेरे वक्त में जब सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट में तो जम्मू कश्मीर वाले का हर मजदूर को काम मिलता था, हर मेसन को काम मिलता था, हर आदमी को काम मिलता था। हिमाचल, राजस्थान और उड़ीसा और बाकी बिहार से लोग आते थे काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट। आरोप है कि सेंटिमेंट्स की राजनीति जम्मू कश्मीर में की जाती है। क्या गुलाम नबी आजाद भी सेंटिमेंट्स की राजनीति करेंगे? मैं सेंटिमेंट की राजनीति नहीं करता। न मैं कम्युनल करता हूँ, न मैं कास्ट की करता हूँ, न मजहब की करता हूँ, और न सेंटिमेंट के करता हूँ। मैं हमेशा हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, और टच वुड हिंदुस्तान में जो महकमा मेरा रहा है किसी में सेंटर में, मैं कई घंटों उस पर बता सकता हूँ कोई महकमा कि मैंने क्या किया। चीफ मिनिस्टर का मेरा शायद हिंदुस्तान में पहला रिकॉर्ड होगा कि चीफ मिनिस्टर जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मैं भाषण दे रहा था तो अपनी उपलब्धियाँ मैंने इसी जम्मू के विधानसभा में 4 घंटे में विधानसभा में उपलब्धियां बताई, और 3 मिनट के बाद विधान काउंसिल में 3.5, तो 7.5 घंटे की मैं अपनी उपलब्धियां जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बता सकता हूं, हाँ, तो उसका मतलब है पीर कुछ पंचाल की तरफ आप भी रुख कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी पहले ही वहां पर गेंद डाल चुकी है, पहाड़ियों का कार्ड वहां पर खेल चुकी है। क्या लगता है कि आपकी पार्टी आम लोगों में किस मुद्दे को लेकर उतरेगी? हमारी डेवलपमेंट। मैं तो चाहता हूं ना कि डेवलपमेंट बताएं। कोई भी रोल, कोई भी पार्टी हो, रीजनल हो, नेशनल हो, अब हम प्रजा के पास जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट वोटर है। अब ये नहीं चलेगा, सेंटिमेंट्स नहीं चलेगा। सेंटिमेंट्स से हमारे लाखों मजदूरों का पेट नहीं भरे जाएगा। हमारे पास लाखों नौजवान लड़के लड़कियां एमए, पीएचडी, एलएलबी, एमफिल हैं। मैंने इतने लड़के हिंदुस्तान में, लड़के और लड़कियां पढ़ी लिखी डिग्री वाली नहीं देखी जितने जम्मू कश्मीर में। हमारे 3 किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट है: एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल अनएम्प्लॉयमेंट और अनस्किल अनएम्प्लॉयमेंट। स्किल अनएम्प्लॉयमेंट का और अनस्किल अनएम्प्लॉयमेंट का एक ही मसला है। जैसे मेरे वक्त में ये 0 थी,
स्किल्ड और अनस्किल्ड, क्योंकि हॉस्पिटल्स बन रहे थे हर जगह, डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे थे, नए डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे थे, कॉलेज बन रहे थे, स्कूल्स बन रहे थे, बिल्डिंगें बन रही थी, गांव में देहात में सड़कें बन रही थी। तो सबको अपने घर के पास या सड़क का काम था या रोड का काम, ये हॉस्पिटल का काम था, डिस्ट्रिक्ट का काम था। अनस्किल्ड जो स्किल्ड थे, वो मेसन हो, दूसरा हो, कारपेंटर हो, उनको भी काम मिल रहा था और टूरिज्म बढ़ रहा था। तो सबसे मेरा जो काम होगा कि वही डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट फिर शुरू की जाए, दोनों रीजन में, देहात में भी, शहर में। और जितने ये लाखों बच्चे 10-10, 15-15 साल से 2-2, 3-3 हज़ार पे काम कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, मतलब इनको रोजगार पक्का सबसे पहले रखा पक्का जाएगा। करना है। ठीक है, मतलब रोजगार को लेकर सबसे पहले काम होगा सबसे और जो रोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है ये उसे खत्म टारगेट करने की करना। कोशिश होगी। चलिए, ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन जब भी कोई पार्टी बनती है वो अपनी सीट्स देखती है कि कहां पर हम लोग अपना जनाधार बढ़ा सकते हैं और कहां पर हमें खेलना है और कहां से हम वोट बैंक को बटोर सकते हैं। इस वक्त गुलाम नबी आजाद का फोकस कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज? नहीं, हमारा तो कोई, मैंने पहले कहा, ना हमारा धर्म पे बेस्ड है और ना हमारा सेंटिमेंट पे बेस्ड है और ना कास्ट पे। हमने सबकी डेवलपमेंट की है अपने वक्त में, सब रीजन्स भी। कोई धर्म, कोई रिलीजन, कोई रीजन, कोई सब रीजन ये नहीं कह सकता कि हमारी को कम मिला और ज़्यादा मिला। सब चीज़ें, अगर हॉस्पिटल दी तो सबको दी, सड़कें दी तो सबको दी, मेडिकल कॉलेज दी तो सब रीजन को दी। हाँ, जो कुछ भी दिया सब, कोई एक रीजन छोटा नहीं है और वैसा ही करेंगे। तो इसलिए मेरा फोकस किसी एक रीजन या एक धर्म पर नहीं है। मेरा जो जितना भी जम्मू कश्मीर है, सब इलाकों पर मेरा पर फोकस सर, एक है। विजन होता है ना, जब आप किसी भी पार्टी को लीड करते हैं तो एक विजन बनता है कि ठीक है, अगर मैं ग्राउंड पर उतरा हूं तो मैं इतनी पार्टियों पे मेरे पास इतनी सीटें तो आएंगी ही आएंगी। कितना अप्रोक्सीमेट? वो अभी शुरुआत, वो अभी कहाँ पहुँचेंगे, वो तो अभी शुरुआत हमने की है। आई एम ट्राइंग टू रीच आउट। मैं हर जगह पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ और इतने थोड़े समय में भी, ठंड में भी और पहाड़ों पर भी। कोई जम्मू कश्मीर इतना छोटी जगह नहीं है, अब पॉपुलेशन के हिसाब से कम हो, लेकिन एरिया के हिसाब से और डिफ़िकल्ट एरिया के हिसाब से तो इसका शुमार हिंदुस्तान में नंबर 1 किया जाता है। तो आज दिसंबर के महीने, नवंबर के महीने में जहाँ पहाड़ी इलाकों में बर्फ़, मैं जैसे टंगडार गया था 1 महीने पहले, इधर से गया था तो अच्छा था, वापस आया तो बर्फ़ पड़ गई थी। वो 10,500 फुट क्रॉस करना पड़ता है साधना पास, तो वहाँ ठंड में चला गया। तो मैं इन तमाम इलाकों में घूम रहा हूँ, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, बर्फीले इलाके हों, कठिन इलाके वाले हों, हर जगह पहुँचने का मेरा प्रयास है। इस वक्त मेरा फोकस स्टेट पर है, किसी एक इलाके या एक कास्ट या एक धर्म पर नहीं है। डोडा, भद्रवाह, भलेसा की अगर बात करें, वहां पर भी अब किस तरह से कैंपेन करने वाले हैं? वहां के लोगों के साथ किस तरह से मुलाकात? क्योंकि उन लोगों की भी रोजगार को लेकर समस्या, सड़क, बिजली, पानी की समस्या, क्योंकि दूरदराज के इलाकों में आज भी पानी तक नहीं पहुंच पाया है, बिजली तक नहीं पहुंच पाई है। ये जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट है, ये पूरी स्टेट की है। मैंने कहा ये 3 किस्म की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो पढ़े लिखे लोगों की और स्किल और अनस्किल्ड की, ये पूरी स्टेट में। और एडहॉक पे जो लोग हैं, पीएसओ से लेकर और एजुकेशन डिपार्टमेंट तक, हेल्थ डिपार्टमेंट तक, ये पूरी स्टेट की, ये 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी, शहर और देहात, सबकी प्रॉब्लम। इसके लिए इलाज निकालना, और मेरे पास इलाज है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, इलेक्शन के वक्त में बताऊंगा, अपने मैनिफेस्टो में बताऊंगा। मैंने एक रात में जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मैं सोच रहा था कि कैसे जम्मू और श्रीनगर शहर में हम टूरिज्म को बढ़ा सकते थे। तो मैंने जम्मू में देखा, जम्मू शहर में क्या है, तो मैंने 2 नतीजे पे पहुंचा कि एक लेक बनाई जाए और एक हमारे पास ऐसी संपत्ति है, वो है पैलेस महाराजा का।
इसको ठीक किया जाए। और कश्मीर में मेरी दिमाग में आ गया कि एक बाग बनाया जाए कि वहाँ टूरिज़्म मई में शुरू होता है, मार्च में होना, तो इसलिए मैंने 1.5 साल में वहाँ जम्मू के अंदर जो झील बनाई जा रही है वो पिछले कई सालों से रुकी पड़ी है। मैं ट्यूलिप गार्डन उस पर वहाँ काम हो बना, रहा है। ट्यूलिप गार्डन कश्मीर में बनाया, तो आज मार्च से वहाँ टूरिज्म शुरू होता। यहाँ मैं गुजर नगर के सामने बांध देना चाहता था और जो सिदरा तक एक झील बन जाती, तकरीबन 6-7 किलोमीटर की और 1 किलोमीटर, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कोलेशन पार्टनर के पास वो डिपार्टमेंट था, तो उन्होंने इनकार कर दिया उसके बनाने से ज़मीन। फिर मैंने एक यहाँ फूलों का गार्डन बनाया, लेकिन बदकिस्मती से जब तक मैं 2 साल रहा तो फूलों का गार्डन यहाँ बना, उसके बाद आज वो जंगल बन गया। फिर महाराजा के मैंने एक सोसाइटी बनाई, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 40 करोड़ दिलाए, लेकिन मेरे जाने के बाद मैंने वहीं अंदर चीफ मिनिस्टर 3 मीटिंगें दी है और मैंने सोसाइटी का खुद चेयरमैन बना और काम शुरू कर दिया उसमें, और आज 15 साल से वो कुछ नहीं आगे नहीं बढ़ा है। हर बार आरोप लगा कि जम्मू की जनता के साथ भेदभाव हुआ और कोई भी फंड्स आते थे, कोई भी काम होता था तो कश्मीर का होता था, पर जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव हुआ, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो युवा वर्ग है, किसी भी तरह का वर्ग है, उसके साथ भेदभाव। उस भेदभाव को खत्म करने के लिए किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी भी दावा कर रही है कि वो भेदभाव खत्म करने की कोशिश हुई है, जिस पर काम चल रहा है, लेकिन आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उस भेदभाव को खत्म कैसे करेंगे? देखिए, अगर मुझ पर वो आरोप नहीं हो, जम्मू में मुझे आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल देखिए, जम्मू पुराने हॉस्पिटल के साथ 200 बेड का, आप जम्मू का डेंटल कॉलेज देखिए, जम्मू का हॉस्पिटल देखिए, जम्मू का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखिए, जम्मू के आप पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस देखिए, जम्मू का डिविजनल कमीशन ऑफिस देखिए, जम्मू का आप इंडस्ट्रियल जो इंस्टीट्यूट है वो देखिए शहर के, और तकरीबन 8 और हॉस्पिटल इसी तरह से गांधीनगर से लेकर और बाकी जगह तक ये मेरे उन 2.5 सालों में बने। तो इसलिए जम्मू वालों को, और कई ब्रिजेस बने हैं, बाकी चीज़ें बने हैं, वो जम्मू वाला हम पर आरोप नहीं लग सकता, हम पर किसी डिस्ट्रिक्ट का आरोप नहीं लग सकता। और आने वाले टाइम में बीजेपी के साथ कोलिशन में करेंगे, सरकार बनाएंगे, कौन कोलिशन बनाएंगे बीजेपी के साथ आने वाले टाइम में? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाएंगे आजाद। लोग कहने से क्या होगा? विपक्षी पार्टियां भी कहती हैं कि आजाद आए ही इसीलिए हैं, बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी का वोट बैंक जो है वो बढ़ाएंगे। देखो, कोई बेवकूफ कहेगा बीजेपी के साथ जाएगा, मेरा वोट बैंक मैं पहले कह चुका, न मोदी साहब मेरा वोट बढ़ा सकते हैं, न मैं उनका वोट बढ़ा सकता हूँ। अलायंस वहाँ होता है जहाँ आप एक वोट दूसरे को वोट ट्रांसफर कर सकते हैं, न वो मुझे एक वोट दिला सकता है, न मैं उनको एक वोट दिला सकता हूँ। क्या लगता है कि चुनाव इतनी देरी से क्यों? हर पार्टी ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार चुनाव बहुत लेट करवा रही है, क्योंकि अभी कल ही आपने देखा कि 7 लाख मतदाताओं की सूची सामने रखने की बात कही गई, अटकलें लगाई जा रही हैं कि 7 लाख तक सूचियां जो है वो तैयार होंगी, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग जो है वो इलेक्शन अनाउंस यहाँ पर करेगी। बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर अभी तक इतनी देरी क्यों हो रही है? देखो, 5 साल पहले इलेक्शन होना चाहिए था। सबसे पहले तो स्टेट के 2 हिस्से बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। उसके बाद अगर विधानसभा को भंग करना था तो उसके 6 महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए थे। आज 4 साल से ज़्यादा हो गए, 5 साल हो रहे हैं विधानसभा को भंग किए हुए। कोई कारण नहीं था 5 साल विधानसभा इलेक्शन करने, कोई मिलिटेंसी उतनी नहीं थी। जब मिलिटेंसी 96 में थी, उस मिलिटेंसी में भी इलेक्शन हो गए थे। उसके बाद 2002 में, 2008 में हो गए। तो आज इतना विलंब, इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हो गया इन 5 सालों में जो इलेक्शन नहीं हुआ, जो हमारे लोग हैं, चाहे वो शहर के हैं, गरीब के हैं, बिजनेसमैन तबका हो, एम्प्लॉयड तबका हो, अनएम्प्लॉयड हो, सड़क की मांग हो। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि 370 और 35 से जाने के बाद यहाँ पर
टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आतंकी गतिविधियां सरकार कहती है कि बहुत कमी आई है और आतंकवाद बिल्कुल यहाँ अब आप देखिए खत्म होने की कगार पर है, लेकिन विपक्ष ये बात मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर को एक अखाड़ा बना दिया गया है कि जिस तरह से पूरे सवालिया निशान, आरोप प्रत्यारोप? दो चीजें हैं। आतंकवाद तो कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कोई ये बताना नहीं चाहता पॉलिटिक्स के अलावा, आतंकवाद कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और टारगेट किलिंग पहली दफा हो रही है एक कम्युनिटी के साथ, उसका समाधान है। मैंने उनको बता दिया था कि भाई जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं उनको सबको जम्मू में ट्रांसफर कर दो। कोई डॉक्टर ने बताया है, रिक्रूटमेंट की है हमारे वक्त में ही, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो प्राइम मिनिस्टर, हमने रिक्वेस्ट की थी तो प्राइम मिनिस्टर ने 6000 पोस्टों के लिए यहाँ जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं उनके लिए निकाली थी, और 3000 तो मेरे वक्त में ही एम्प्लॉयड हो गए थे। और बाकी क्या लगता है कि अभी भी उस पर कोई ऑर्डर नहीं आया? लेकिन उसके लिए उस वक्त तो वो कश्मीर के लिए थे, लेकिन उस वक्त टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी। अब उसके बाद मसला आया टारगेट किलिंग, तो ये कौन सा हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई अगर हमने उनकी जम्मू कश्मीर के लिए ही एम्प्लॉयमेंट दी थी, उनको जम्मू में नहीं किया जा सकता? उनको जम्मू में किया जा सकता है टेम्परेरी तौर पर ट्रांसफ़र। एक ही तो स्टेट है, एक ही यूटी है, तो जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर वो वापस जा सकते हैं। क्या कश्मीरी पंडितों की वापसी करवाएंगे गुलाम नबी आज़ाद अगर सत्ता में आते हैं? देखो, वापसी का लिए तो हमारे वक्त में ये जगती तो मेरे वक्त में बना है, जगह भी मैंने सिलेक्ट की है जहाँ कश्मीरी पर सर कश्मीर में वापसी अपने घरों के कश्मीर की वापसी के लिए भी तभी हमारे वक्त में ही साउथ कश्मीर में भी और बडगाम में भी क्वार्टर्स बनाए जाते थे। लेकिन जब तक उनको ये एहसास नहीं होगा कि हम सिक्योर नहीं है, उसके लिए टारगेट किलिंग ख़त्म होना चाहिए। और टारगेट किलिंग एक तरीके से ख़त्म होगी कि उनको पहले कश्मीर लाया जाए, ये जम्मू ट्रांसफ़र किया जाए, और उसके बाद कश्मीरियों ने हमेशा स्वागत किया है कश्मीरी पंडितों को कि आप आ जाओ। लेकिन कश्मीरी पंडित खुद डर के, जब आज टारगेट किलिंग हो रही है तो कौन कश्मीरी पंडित आएगा? एक डर है उनके अंदर, उस डर को निकालने की जरूरत है। क्या लगता है उस डर को किस तरह से निकाला जा सकता है? क्योंकि जब कोई इंसान अपना घर बनाता है, अपना संसार उस घर के अंदर रखता है, लेकिन जब वो उजड़ जाता है वापस उस घर के अंदर जाना चाहता है, लेकिन एक डर है, खौफ है। उस डर खौफ को निकालने की जरूरत है सरकार को भी। कैसे निकालेंगे? उसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक विश्वास देना होगा, भरोसा देना होगा, और वो ये अलग अलग कॉलोनीज़ बनाने पे मैं एतबार नहीं करता हूँ, बल्कि मिक्स पॉपुलेशन होनी चाहिए। और मिक्स पॉपुलेशन में सेफ भी रहेंगी, भरोसा भी रहेगा, और किलिंग भी नहीं हो सकती। लेकिन वो इतना बड़ा आसान काम नहीं है, उसे दोनों तरफ से, कश्मीर तरफ से तो मैंने आज तक कोई कश्मीरी नहीं देखा कि जो उसका विरोध करता हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको एक्सप्लॉइट करे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैंने सिंगल कश्मीरी आज तक नहीं देखा कि जो कश्मीरियों को विरोध करता है, कश्मीरी पंडितों को। चले सर, जाते जाते एक अच्छा सा संदेश, क्योंकि अभी पार्टी का नाम भी होने वाला है फाइनलाइज्ड, और किस तरह से मैदान में एक ही संदेश देता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी नफरत की पॉलिटिक्स छोड़ें, प्रेम से, प्यार से एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का, लीडरों का आदर करें, और गाली गलोच से दूर रहे। क्या लगता है ये मुमकिन है जम्मू कश्मीर में? मुमकिन है। हमने आज तक किसी को गाली 50 साल से नहीं दी है। कोई हमें दे, मैं किसी लीडर को गाली नहीं देता, किसी पार्टी को गाली नहीं देता। हम अपनी अपनी बात करें, और जैसे बहस होती है अदालत में, सब वकील अपनी अपनी बात करता है और जज फैसला सुनाता है। चलें, तो सर जिस तरह से जाते जाते सवाल 370 और 35A को लेकर रह गया है कि क्या वापसी हो सकती है, किस तरह से वापसी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में पूरा केस चल रहा है। दो तरीके 370 को वापस लाने के, एक तो पार्लियामेंट है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। मैं पहले पार्लियामेंट की बात करूंगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा। पार्लियामेंट जिसने 370 को ख़त्म किया है वो है बीजेपी और उसके अलाइज।
वहाँ हम हार गए। पार्लियामेंट में मैंने 1 घंटा बोला एज लीडर अपोजिशन, और अपने हाउस में भी, राज्यसभा में भी मैंने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, और राज्यसभा में और लोकसभा में मैंने लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठे करने का कोशिश किया, लेकिन हमें सफलता न राज्यसभा में मिली और न लोकसभा में मिली। लोकसभा में रूलिंग पार्टी जो बीजेपी की है उसको 86% वोट मिले, और कांग्रेस और हमारे दूसरे लाइक माइंडेड पार्टीज़ को सिर्फ 14% वोट मिले। तो उसका मतलब है कि हमारे पास इस वक्त जो नंबर है पार्लियामेंट में, जो चाहते हैं 370 को वापस लाना, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है। इसलिए अगर कोई वापस ला सकता है तो बीजेपी अगर चाहे, तो बीजेपी को मैं मनाने में असफल हुआ जब मैं लीडर अपोजिशन था। तो अगर कोई जम्मू कश्मीर की कोई दूसरी पार्टी कह सकती कि वो बीजेपी को मना सकती है, लेकिन महबूबा मुफ्ती तो कहती हैं कि साथ दिया जाए तो मैं वापस ला सकती हूँ। तो अगर कोई दूसरी पार्टी कह सकती है कि वो ला सकती है, और इनका असर रसूख इतना है बीजेपी पे कि जो बीजेपी ने कानून बनाया तो उसको वापस करा सकती है, तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चलने के लिए तैयार हूं कि वो लाए, नंबर 1। तो उसका मतलब है मैं तो मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि बीजेपी को मैं मनवा पाऊं। तो ये हो गया अभी पार्लियामेंट का खेल। पार्लियामेंट का जिसके पास मेजॉरिटी है उसको अगर कोई मनाएगा तो हो सकता। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये गलत तरीके से बनाया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये विधानसभा के द्वारा होना चाहिए था, तो विधानसभा तो भंग थी, तो कैसे हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट इसको कह सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था जम्मू कश्मीर की विधानसभा इसको पास करनी चाहिए थी, वो तो हुआ नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 3.5 साल हो गए अभी, ये तो मैंने ही जब शोर मचाया कि सुप्रीम कोर्ट 3.5 साल से सुनाई नहीं कर रही है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग कर दी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है, और जो सभी लोग चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि अगर इसमें डे टू डे हियरिंग होगी तो तभी जल्दी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अब हियरिंग जो है वो बहुत लेट होती जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनना नहीं चाह रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं दाग रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि अगर सुनवाई होती है तो इस पर फिर फैसला देना बहुत जरूरी है, और जब तक यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी तो किस तरह से? मैं वही कह रहा हूं कि 2 ही रास्ते हैं, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। और पार्लियामेंट हम सबको जब तक मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, जितने भी चाहेंगे लोग, तब तक नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट अगर डे टू डे नहीं करेगी हियरिंग तो विलंब होगा, कितने साल लगेंगे। तो इसलिए हम कोई पार्टी ये नहीं कह सकती है आज यहाँ रीजनल पार्टी के मैं सुप्रीम कोर्ट से करवाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कहीं कोर्ट ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए और उस तरह से विधानसभा के अंदर मेजॉरिटी लेकर आए और फिर उस पर काम करे? देखिए, किसी विधानसभा के अंदर तो वो सुप्रीम कोर्ट उनके अंडर तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट किसी असेंबली के अंदर नहीं है, न पार्लियामेंट के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट पर न पार्लियामेंट दबाव डाल सकता है और न ही असेंबली दबा सकता। सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी सिर्फ निवेदन कर सकती, रिक्वेस्ट कर सकती है कि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जम्मू कश्मीर के लिए भी, देश के लिए भी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को डे टू डे सुनवाई करनी चाहिए, और 6 महीने में इसका रिजल्ट दिखना चाहिए, कि ताकि ये मुद्दा बना न रहे और ख़ास तौर पर इस पर विवाद होते न रहे। इस विवाद को ख़त्म करने के लिए जो आखिरी रास्ता बचा है वह है सुप्रीम कोर्ट। और मेरा निवेदन होगा सुप्रीम कोर्ट से कि ये 3.5 साल में एक अगर दफ़ा सुनवाई होती है और अगली सुनवाई की कोई डेट फिक्स नहीं होती है, तो उससे जम्मू कश्मीर में
ये विवाद बना रहेगा। इस विवाद को मतलब इस विवाद को अगर खत्म करना है तो सुनवाई करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि गुलाम नबी आजाद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो 370 और 35A को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने कह दिया है कि जब तक इस पर सुनवाई नहीं होती है तो निर्णय नहीं आएगा। और साफ तौर पर आप देखिए, इतने सालों से ये मामला पूरी तरह से लटका हुआ है, जिस पर विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि आखिर क्यों अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।